जय हिंद। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 रिवीजन नोट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप इस चैप्टर को समझते हैं तो चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया समझने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं फील होगी। तो देखिए, हम इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। पहली बात तो व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म एक राष्ट्र के प्रति लॉयल्टी है और राष्ट्र की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ड्यूरिंग 19 to 20 सेंचुरीज में नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स बन गया, जो बहुत सारे मोनार्क को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेटिक राइट्स लेके आए और बहुत सारे नेशंस को यूनिफिकेशन में जोड़ा। साथ में बहुत सारे कंट्री को इन्होंने सेपरेट भी किया। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपका फोटो जो है या फिगर पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में है। ये फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाया गया चैप्टर कोई फिगर है, इसके माध्यम से नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था और आइडिया ऑफ नेशन था, इसके वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया और इस रिवॉल्यूशन के कारण नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। मोनार्क को एबॉलिश कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ गए, नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली ने फ्रेंच सिटीजन्स को रिप्रेजेंट किया। साथ में डिक्लेरेशन ऑफ मिशन लिबरेट यूरोपियन फ्रॉम डेस्पोटिज्म बना, जैकोबिन क्लब बना। इसमें जो एजुकेशन वाले एजुकेटेड मिडिल क्लास थे ये आए और स्टूडेंट ऑफ यूरोप के लोग भी इसमें ग्रुप में शामिल हुए। इसमें विजुअलाइजिंग नेशन को रिप्रेजेंट किया गया। क्या था? फीमेल फिगर कॉल्ड एरोगरी, रूपक यानी फीमेल को एक सिंबल के रूप में यूज किया, जैसे हम भारत माँ को यूज करते थे। और उसमें बहुत सारे सॉन्ग भी बनाया। नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माँ का एक फिगर बनाया था, फोटो बनाया था। तो यही चीज़ है कि इसमें भी एक पहले इसमें हुआ था, क्योंकि हमारे इंडिया में तो बाद में नेशनलिज्म आया। तो आइडिया कैसे आई? लिबर्टी, आज़ादी की बात की गई, जस्टिस एंड रिपब्लिक टू वर्क पर्सनिफाइड फीमेल फिगर्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया। नेशन यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए क्वाइंस एंड स्टाम्प टू कैरी देयर इमेज, इमेज में क्वाइंस और स्टाम्प में ये ऐड किया गया। साथ में मेरियाना जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को, और जर्मेनिया जो रिप्रेजेंट कर रही थी जर्मन ऑफ नेशन को। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कहाँ से ये बनता है मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप? देखिए, 18th सेंचुरी में नो कॉन्सेप्ट था नेशन स्टेट। 18th सेंचुरी के टिल मिड तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था नेशनलिज्म के लिए या नेशन स्टेट के लिए। बाद में सोसाइटी और पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटेड मोनार्क। मोनार्क की वजह से तंगी आ गई थी, जिसकी वजह से लोग यूनाइट हुए और यूनिटी के साथ साथ इन्होंने नेशनलिज्म भी अपने आप में जोड़ा। साथ में इमर्जेंस ऑफ वर्किंग एंड मिडिल क्लास जो थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारा उनमें डेवलप हुआ। एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पॉपुलर हो गए और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या था? तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ये था कि जैसे हम अब मदरलैंड मानते हैं अपनी ज़मीन को, उसी तरह ये ला पेट्रल जो फादरलैंड मानते थे, और लो सिटिजन जो सिटीजनशिप था उनको इम्फेसाइज किया। साथ में इक्वल राइट को एंजॉय करने के लिए इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ऐड किया। फ्रेंच के जो थे वो फ्लैग थे, उसको उन्होंने ट्राई कलर ऐड किया, ट्राई कलर ये फ्लैग हुआ। न्यू हैम्स सॉन्ग बनाए, कंपोज किया ओथिंग के लिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर एंड वर अडॉप्टेड किया, यूनिफॉर्म सिस्टम लाए, यूसीसी लाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते, जिसको नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जाना जाता था। साथ में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और द फॉर्मुलाइज किया। इमेजिनरी फीमेल एलोगरीज वर यूज टू शो, जैसे मेरियाना और जर्मेनिया दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। लिबरल नेशनलिज्म क्या है? लिबरल नेशनलिज्म यानी उदारवाद, राष्ट्रवाद। इसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकल स्पेयर और इकोनॉमिक स्पेयर दो बदलाव होते हैं। पॉलिटिकल स्पेयर में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है लोगों के सलाह पे, लोगों के समझौता पे चलती है। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी यानी राजतंत्र का खात्मा हो जाता है। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं। एबोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट को ख़त्म करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के हिसाब से सभी लोग समान होंगे। गवर्नमेंट जो होगी वो पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगी, ना कि मोनार्क के हिसाब से। साथ में इकोनॉमिक स्पेयर में देखिए क्या करते हैं इन्होंने किया था, या ये मानिए आप 1804 वाला जो सिविल कोड था, ये सिविल कोड की वजह से ही ये हुआ। सिविल कोड की वजह से ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो रिमूव किया इन्होंने इम्पोज, जो बहुत सारे टैक्स होते थे गुड एंड कैपिटल्स पे लगा करते थे। जेलवोरिन सिस्टम 1834 में लाया, जो कस्टम के लिए रिप्रेजेंट करता था। साथ में बहुत सारे यूनियन टैरिफ को एबॉलिश कर दिया। करेंसीज लाए, एक करेंसी को रिप्रेजेंट किया।
फ्री मार्केट का हर जगह टैक्स जो लगता था उस टैक्स को इन्होंने रिमूव कर दिया। यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी? तो यूरोपियन सोसाइटी में आपने पढ़ा होगा 3 कैटेगरीज हुआ थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जो होती थी वो दोनों को टैक्स देती थी, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। जो अपर क्लास हुआ करते थे उनके पास लैंड हुआ करता था, डोमिनेट किया करते थे ग्रुप को, साथ में स्पोक करते थे, फ्रेंच बोला करते थे, उनके पास कंट्री के बहुत सारे लैंड हुआ करते थे, हाउसेस हुआ करती थी। जबकि जो थर्ड क्लास था या लोअर क्लास थी, ये इसमें एजुकेशन जो पढ़े लिखे भी थे वो भी थे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, किसान भी थे, साथ में लैंडलेस वर्कर भी थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन पे बर्डन पड़ रहा था, क्योंकि ये दो कैटेगरीज को, चर्च को भी टैक्स दिया करते थे और ये किंग को भी टैक्स दिया करते थे। नेपोलियन सिविल कोड में क्या होता है? नेपोलियन सिविल कोड में 1804 में आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जो जन्म से अधिकार था उसको खत्म कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी का राइट बना दिया। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, सामंतवादी को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, जो नौकरशाही थी यानी कि शासन प्रशासक का जो व्यवस्था था उसको सिंप्लीफिकेशन में लाया, आसान कर दिया। पीजेंट्स के लिए जो सर्फडम और मोनोर्कल ये ज्यूज थे वो खत्म किया, पीजेंट को लैंड देने की बात की। यूनिफॉर्म लाज लाए, स्टैंडर्डाइजेशन किया, वेट मेजर जो होता था वो हर जगह अलग अलग होता था, उसको उन्होंने एक ही जगह पे इंट्रोड्यूस किया। बाद में कॉमन नेशनल करेंसी को अडॉप्ट किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन किया, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, आसान किया। तो नेपोलियन सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आफ्टर दैट नेपोलियन सिविल कोड के बाद भी बहुत सारे ऐसे चेंज होते हैं जिससे यूरोपीय बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से नेपोलियन भी एक तरह से डिक्टेटरशिप का काम करता है। बाद में यूरोप के लोग नेपोलियन से भी ऊब जाते हैं। साथ में न्यू जो कंजर्वेटिव्स थे जिनका पावर नेपोलियन ने छीन लिया था, ये हमेशा लगातार प्रयास कर रहे थे। अंततः 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना में इन्होंने नेपोलियन को हराया, और 1820 में उन्होंने नेपोलियन के या तो मर्डर हो गया या तो मर गया, नेपोलियन 1820 में मर गए। साथ में यहाँ पर नेपोलियन को डिफीट करने के बाद 1815 तक इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना किया। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था कि इन्होंने जो बार्बन डायनेस्टी से छीना था उसको, टेरिटरीज को इन्होंने एक्वायर्ड कर दिया। तीसरा ये है कि प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, जो प्रिवेंट कर दिया, जो फ्रेंच एक्सपेंशन था, खर्चा था, उसको रोक दिया। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का पार्ट दे दिया। छठवां था कि नो चेंज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन, तो जर्मन की जो कॉन्फेडरेशन थे 39 स्टेट था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। रशिया को पोलैंड दे दिया। पांचवां है कि पर्सिया इज ए गिवन टेरिटरीज ऑन द इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, तो पर्सिया को वेस्टर्न बॉर्डर दे दिया, साथ में इंक्लूडिंग सैक्सोनी जो डायनेस्टी थी वो भी दे दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर मोनार्क फिर आ जाते हैं और मोनार्क का पावर, कंजर्वेटिज्म का पावर फिर से रिस्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से 1848 तक सीक्रेट मूवमेंट चलता है। सीक्रेट मूवमेंट में क्या होता है कि पहली बार तो 1813 में रोमांटिक जो इमेजिनेशन होता है, नेशनल फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। लोग फिगर के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, फोक सॉन्ग के माध्यम से लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, यूनाइट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि हंगर, भूख बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, हार्डशिप हो रहा था, लोगों को सरवाइव करने में कठिनाई हो रही थी, पॉपुलर रिवॉल्ट होते थे, छोटे मोटे रिवॉल्ट होते थे, मोनार्क उसको सप्रेस करते थे, जिसकी वजह से 1848 तक रिवॉल्यूशन हुआ और लिबरल ने खूब बढ़ चढ़ के ये रिवॉल्यूशन किया। इसमें रिवॉल्यूशनरीज में क्या क्या मेन चीज़ है? तो जो सीक्रेट सोसाइटी होती थी, सीक्रेट सोसाइटी मतलब जो छिप के अपोज करते थे, कंजर्वेटिज्म को विरोध किया करते थे, उसमें जो यूसुफ मेज़नी थे उन्होंने सबसे पहले नेशन स्टेट की बात की कि नेसेसरी क्यों है और मोनार्कों को हटाना क्यों ज़रूरी है। साथ में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में भी बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी चली। यूसुफ मेज़नी ने कई सारी सोसाइटीज़ को ज्वाइन किया, जिसमें यंग इटली और यंग यूरोप, इनका 2 सीक्रेट सोसाइटी थी ही। कंजर्वेटिज्म से डरते थे क्योंकि बाद में इन्होंने ही बहुत ज़्यादा यूनिफिकेशन में भी मदद किया। राइज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तो रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स में क्या था 1848 में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहली बात तो इन्होंने 1848 में रिपब्लिक हैज़ बीन द प्रोक्लेम कर दिया। डिमांड किया कि लिबरल मिडिल क्लास को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलेगा, जगह मिलेगा, नेशनल यूनिफिकेशन होगी। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था सेंट जॉर्ज पॉल में, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए,
उसके हेड ऑफ को मोनार्क को बनाया, हेड बनाया, केवल नॉमिनल हेड है। और ऑफर किया क्राउन फ्रेडरिक विलहेलम को कि किंग ऑफ पर्सिया जो थे उस समय उन्होंने कि आप यहाँ पर क्या बनिए, मोनार्कल हेड बनिए, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये असेंबली क्या हो गई, खत्म हो गई। इस असेंबली के खत्म होने के बाद, फेल होने के बाद, जर्मन नेशनल असेंबली जो फेल हो गई, ऑटोमन बिस्मार्क जो थे, ये चीफ मिनिस्टर थे पर्शियन के, इन्होंने क्या किया, लीड किया जर्मन यूनिफिकेशन को। 3 वार हुआ 7 साल में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस कंप्लीट किए जर्मन यूनिफिकेशन को। पर्शियन किंग केसर विलहेलम जो थे वो एम्परर बने यूनाइटेड जर्मनी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम आया जर्मनी में, जिसकी वजह से जर्मनी एक यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ गई। तो 1848 के बाद ये लगातार विकास होता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अभी तक आपने जर्मनी को पढ़ा, अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी इटली भी एकीकरण की तरफ बढ़ रही थी। इसमें क्या था, इसमें 7 स्टेट थे इटली में। सार्डिनिया, पिएडमोंट वाज द रूल कर रहे थे इटालियन डायनेस्टीज में। गियुसेप मेज़नी, अभी अभी आपने पढ़ा, यंग इटली और यंग यूरोप इनका एक सीक्रेट सोसाइटी थी। इन्होंने 1831 से लेकर 1848 तक किंग ऑफ द सार्डिनिया जो थे विक्टर एमेलियन को साथ रिप्रेजेंट किया, लीड किया। चीफ मिनिस्टर जो सार्डिनिया के थे काउंट कैवर, यूनिफिकेशन में इन्होंने भी बहुत सारा डिप्लोमेटिक अलायंसेस करवाए। साथ में ग्यूसेफ गैरीबाल्डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने लोकल पेजेंट को सपोर्ट किया और स्पेनिश रूलर को ड्राइव आउट कर दिया। तो बाद में जो यूनिफिकेशन होता है इटली का, उसमें जो क्राउन होते हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये किंग बनते हैं इटली की 1861 में। उसके बाद ये देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, क्या, ऑटोमन बिस्मार्क जो कि आर्किटेक्ट थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, और गियुसेप मेज़नी जो फाउंडर थे यंग इटली के और यंग यूरोप के, दोनों के। ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं यूनिफिकेशन में, और साथ में नेशनलिज्म के लिए इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, ये रोमांटिक इमेजिनेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि इन्होंने फीलिंग को रिप्रेजेंट किया सॉन्ग के माध्यम से, फिगर, इमेज, फ्लैग के माध्यम से, कल्चरल क्रिएट किया। ये साइंस को नहीं मानते थे, ज़्यादातर साइंस को ग्लोरिफिकेशन से विरोध क्रिटिसाइज करते थे। साथ में फोकस किया इन्होंने इमोशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इसी की वजह से इन्होंने शेप किया। क्या शेपिंग किया, तो इन्होंने नेशनलिज्म को शेपिंग किया, जिसकी वजह से बहुत सारा नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। हमारे देश में भी आपको देखने को मिला होगा नेशनलिज्म इन इंडिया में, कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माँ का फोटो बनाया। उसके बाद आपने रविंद्रनाथ टैगोर को देखा होगा कि उन्होंने जनगण मन गाया। उसके बाद आपको यहाँ भी मिलेगा 1896 में जो कि वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता के सेशन में। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगी, जो कि यहाँ से समझेंगे तो आसान होगी वहाँ भी समझना। तो नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में रोमांटिसिज्म को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, साथ में इनको भी देश की हिस्सेदारी पार्टनरशिप होता है। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद देखिए नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म में क्या हुआ कि जो बाल्कन इशू है, एक तो नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद और इम्पीरियलिज्म मतलब कि साम्राज्यवाद। तो जब राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह फैली हुई थी तो यहाँ पर साम्राज्यवाद का कोई जगह नहीं था। तो बाल्कन जो एक शहर, बाल्कन एक जगह था, क्षेत्र था, टेरिटरीज थी, इसमें जो नेशनलिस्ट टेंशन था कि 1871 में सबसे बड़ी बात कि जो जियोग्राफिकल और एथनिकल वेरिएशन था। क्यों वेरिएशन था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्लेव रहा करते थे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ पर स्लेव लाके रखे गए थे, इसकी वजह से यहाँ पर स्लेव की एक तरह से एथनिकल ग्रुप बहुत सारी बन गई थी, और ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर में आ गया। ऑटोमन एम्पायर वही जो भारत में आके आपको देखेंगे कि 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, तो उसके बाद ये खिलाफत मूवमेंट इन्हीं की वजह से चलता है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में जो खलीफा था उसको हटा दिया जाता है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म शिफ्ट होता है इंटायर बाल्कन रीजन में चलती है, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट जो होते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं क्या, इंडिपेंडेंस, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और मैंने क्विक रिवीजन में ये बताया। क्विक रिवीजन में मैं बहुत तेज़ी के साथ पढ़ाया हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में मैं स्लाइड को ऐसे करता हूँ कि जाके आप स्क्रीनशॉट लें और इसका नोट्स बना लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको मदद मिले। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार स्लाइड को स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए।